हेलो एवरीवन। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और यहाँ पर मैंने एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दिए हैं कि अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे वो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, उनका ऑर्डर हायर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है। A differential equation is said to be linear if the dependent variable y and its derivative, अब वो डेरिवेटिव चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड, थर्ड या उससे भी ज़्यादा, अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहली कंडीशन है कि y और उसके डेरिवेटिव्स की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। मतलब हमारी इक्वेशन में इनके स्क्वायर या इनके क्यूब नहीं होने चाहिए, तो इनकी डिग्री होनी चाहिए 1 एंड डू नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और साथ साथ y और उसके डेरिवेटिव्स की आपस में भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो रूल्स को फॉलो करे तो फिर उसे कहा जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह की इक्वेशंस लीनियर की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख दूं से a डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस b डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस c डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू से 0 और अदर से x। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a b c d and x are functions of x और constants। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, यहां पर हमने कहा कि a b c d या x ये सभी के सभी x के फंक्शन होंगे या फिर ये कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर हम इनमें y वैल्यू इंक्लूड कर लेते तो यहां होता y और उसके डेरिवेटिव्स के साथ हो जाती मल्टीप्लाई, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ना रहती। और आप देख सकते हैं जितने भी डेरिवेटिव्स लिखे हैं इन सब की पावर 1 है। तो हमने दोनों रूल्स को फॉलो किया है, एक तो y या फिर उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 है और साथ साथ डेरिवेटिव्स की जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो या तो x के फंक्शन है या फिर वो कांस्टेंट फंक्शन है। सो इज कॉल्ड, तो इस तरह की इक्वेशन जो है उसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ऑफ ऑर्डर 3। इसी तरह से आप और हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख सकते हो। इसके साथ यहाँ एक टर्म और लगा दी जाए जिसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, इसी तरह से आप nth ऑर्डर तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, हमने वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हो, और ये हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट पार्ट कि इफ अगर a b c और d, सिर्फ यहीं तक, x वाला पार्ट नहीं हम ले रहे, a b c d आर कॉन्स्टेंट्स, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और सेकंड ये हो सकता है कि अगर ये x के फंक्शन हो जाए, तो इफ a b c d आर फंक्शंस ऑफ x देन वी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल कोफिशिएंट्स। और अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम सिर्फ इस फर्स्ट टाइप की इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट रहेंगे। और ये राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है x, ये x का फंक्शन हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें जो
हमारे लिए जो बात मैटर करेगी वो ए बी सी डी ये सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। द पार्ट डी बाई डी एक्स इन डी वाई बाई डी एक्स is regarded as differential operator and it is denoted as capital D। तो आप इस डेरिवेटिव के अंदर जो d बाई डी एक्स वाला पार्ट देख रहे हैं इसे d से डिनोट किया जाता है और कहा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो देखिए फिर अगर हमें dy बाई डी एक्स लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे पहले d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स की जगह कैपिटल D का यूज हो जाएगा और इसे लिखा जाएगा dy। इसी तरह से अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव लिखना हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर से इसका डेरिवेटिव। और पहले अब ब्रैकेट वाले पार्ट को dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं d ऑफ y, और अब इस dy बाई डी एक्स को भी मैं लिख देता हूं d ऑफ dy और फर्दर फिर इसे लिख देंगे हम d स्क्वायर y। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव को भी डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें मिल जाए d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब तो इसे लिख दिया जाएगा d क्यूब y। और अब आप समझ गए होंगे कि फोर्थ डेरिवेटिव को लिखने के लिए टर्म आ जाएगी d टू द पावर 4y। और इसकी हेल्प से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो इफ वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो अब से मैं जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने वाला हूं वो उनके कोफिशिएंट कांस्टेंट ही होंगे। हम अब हर बार ये मेंशन नहीं करेंगे, हमारा चैप्टर यही है। और कांस्टेंट को दिखाने के लिए मैं स्मॉल अल्फाबेट लिखना शुरू कर देता हूं। तो ए नॉट, चलिए मैं फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो ए नॉट डी फॉर वाई अपॉन डी एक्स फोर, ए वन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस ए टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस ए थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए फोर वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो यहां पर मैंने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट दिखाने के लिए मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर लिए। यहां पर मेंशन भी कर देते हैं कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर आर कांस्टेंट्स। और अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं ऑपरेटर फॉर्म में, जो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन किया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जा सकता है, सेकंड डेरिवेटिव को इस तरह से। तो अगर इसे हम चेंज करें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए नॉट और इस पार्ट को लिख सकते हैं डी टू द पावर 4y। सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगा ए वन डी क्यूब वाई प्लस ए टू डी स्क्वेयर वाई प्लस ए क्यूब डी वाई प्लस ए फोर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। या फिर इन सभी में से y को कॉमन कर दें तो इसे लिख सकते हैं ए नॉट डी टू द पावर 4 प्लस ए वन डी क्यूब प्लस ए टू डी स्क्वेयर प्लस ए थ्री डी प्लस ए फोर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब से हम अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया करेंगे इन द डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म। So this is called differential operator form. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन से क्या मतलब है। तो इफ ए नॉट डी क्यूब प्लस ए वन डी स्क्वेयर प्लस ए टू डी प्लस ए थ्री ऑफ वाई इक्वल टू 0 इज गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और अब आप समझ गए होंगे हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट, एंड y is equals to y1, y is equals to y2, y is equals to y3 are three linearly independent solutions।
और ये मान लीजिए कि आपको दी गई इक्वेशन के 3 अलग अलग सॉल्यूशन पता चल चुके हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर y की वैल्यू जो कि y1 को इस इक्वेशन में पुट किया जाए और इस पार्ट को सॉल्व किया जाए तो आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह से y इक्वल टू y2 भी इसका सॉल्यूशन है और y इज इक्वल्स टू y3 भी। तो y1, y2, y3 आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आपको 3 सॉल्यूशन पता चल जाते हैं देन जनरल सॉल्यूशन या फिर उसे कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू C1 टाइम्स फर्स्ट सॉल्यूशन, C2 टाइम्स सेकंड सॉल्यूशन, C3 टाइम्स थर्ड सॉल्यूशन, जहां पर C1, C2, C3 जो है वो कांस्टेंट है। तो ये थ्योरम हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप इस तरह की इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको पता होने चाहिए इसके 3 सॉल्यूशन। और 3 यहां क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। अगर यहां 4th ऑर्डर की इक्वेशन होती तो हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए होते, 5th ऑर्डर की इक्वेशन होती तो 5 सॉल्यूशन चाहिए होते। बुक में आपको यही आर्टिकल nth ऑर्डर पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कई बार nth ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उसी प्रॉब्लम को 3 ऑर्डर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम 3 के लिए जैसा करेंगे वैसे ही 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो पहले हमें 3 अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएं किसी तरह से। इस पर बात बाद में करेंगे कि इन्हें कैसे ढूंढना है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर 3 सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उन तीनों की हेल्प से हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से बना सकते हैं। C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम फर्स्ट प्लस कांस्टेंट टाइम सेकंड प्लस कांस्टेंट टाइम थर्ड। तो अभी हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये 3 सॉल्यूशन है तो फिर ये भी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अगर y इक्वल टू y1 इसका सॉल्यूशन है तो इस थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। इफ y is equals to y1 is a solution then, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हमें मिलेगा a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 और y की जगह y1 रखें तब भी इसका आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर y इज इक्वल्स टू y2 भी एक सॉल्यूशन है तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 ऑफ y2 इज 0 एंड सिमिलरली इफ y इज इक्वल्स टू y3 इज अ सॉल्यूशन देन a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 ऑफ y3 इज इक्वल्स टू 0। और अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस तरह का जो तीनों सॉल्यूशंस को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये भी सॉल्यूशन होगा। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है अब कि अगर आप y की जगह इस वैल्यू को पुट करें तो भी ये सेटिस्फाई करेगी। तो a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 और y की जगह अब हम पुट कर देते हैं c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 और हमें ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो अब मैं इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है, एक बार फिर से लिखेंगे तो a0d³ a1d² प्लस a2d प्लस a3 ऑफ c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को इसके साथ अलग कर देते हैं, फिर इस पार्ट के साथ अलग, फिर इस पार्ट के साथ अलग। तो हमें मिल जाएगा a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 ऑफ c1y1। सिमिलरली इसी तरह से बाकी की 2 ब्रैकेट्स लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा c2y2 और लास्ट हो जाएगा हमारे पास a0d³ प्लस a2d² प्लस a3d प्लस a3 ऑफ c3y3।
अब नेक्स्ट देखिए, इस पूरे पार्ट पर अप्लाई करना है c1y1 और आप जानते हो d क्यूब का मतलब होता था थर्ड डेरिवेटिव, तो अब मुझे थर्ड डेरिवेटिव करना है इस टर्म का। और आप जानते हो जब भी किसी का डेरिवेटिव किया जाता है तो कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर, तो c1 तो आ जाएगा, चाहे आप सेकंड डेरिवेटिव करें चाहे फर्स्ट, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी उसमें से भी मैंने c1 ले लिया है बाहर, तो डेरिवेटिव सिर्फ इस पार्ट का होगा। तो मैं इसे लिख देता हूं a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3। तो यहां पर सिर्फ लिखा रहने देते हैं y1। सिमिलरली यहां से c2 बाहर आ जाएगा, तो a0d³ प्लस a1d² प्लस a2d प्लस a3 ऑफ y2, और लास्ट हो जाएगा a0d³। यहाँ पर जो कांस्टेंट बाहर आएगा वो यहाँ लिख देते हैं चले c3, और यहाँ जो पार्ट बचेगा a1d² प्लस a2d प्लस a3, और इसका साथ में आना था y3। और अब आप जानते हैं इन इक्वेशंस के साथ जब ये पार्ट लगता है y1 पर तो आंसर आता है 0, तो जब ये पार्ट y1 तो ये वाला 0 पार्ट, ये 0 और ये 0, तो आंसर आ गया 0। तो हमने देखा अगर हम दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी सॉल्यूशन बन जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर 3 कांस्टेंट हैं, और हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट हो तो फिर वो कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑर्डर भी 3 है और सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स भी 3 हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं थे, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से ये जो सॉल्यूशन बना वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अब नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम किस तरह से इन 3 सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे, और जैसे ही ये 3 मिल जाएंगे हम इस थ्योरम की हेल्प से बना देंगे इसको जनरल सॉल्यूशन।